वन पीस मांगा अब ऐसे मोड़ पर आ गया है जहां एक तरफ लूफी की हालत देखकर दुख हो रहा है और दूसरी तरफ दिमाग में अलग अलग क्रेजी थ्योरीज और इमेजिनेशन चल रही है। सब सोच रहे हैं कि शायद अब ये सिक्स अवेकन होगा, जॉय बॉय अवेकनिंग होगी या पता नहीं क्या क्या। लेकिन चैप्टर 1189 के एंड में इसमें से ऐसा कुछ भी नहीं होता। हालांकि हम सबको पता है कि अब बैटलफील्ड पर क्या चल रहा है। तब भी आज तुम्हारा भाई इस चैप्टर के एक एक डिटेल पैनल बाय पैनल ब्रेक डाउन करेगा। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1189 किंग ऑफ द वर्ल्ड। और अगर चैनल पर नए हो तो राकुवर 007 को अभी सब्सक्राइब कर लो। चैप्टर स्टार्ट होता है सीधा लूफी के चेहरे से जो दर्द से चिल्ला रहा है। इमू लूफी के शरीर में अपनी तलवार घुसेड़ देता है और एडम ट्री पर जा घुसेड़ता है। इतने में हम देखते हैं कि उसोप को अचानक से इंट्यूएशन यानी एहसास होता है कि शायद लूफी के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। क्या ये यूसुफ के अंदर एडवांस ऑब्जर्वेशन आकी की कोई नई पावर डेवलप हो रही है या मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ? बिकॉज एल्बाफ आर के तो मैं सोच रहा हूँ शायद कुछ हो। नामी डर के मारे बोलती है कि भाई डराओ मत, ऐसा कभी हुआ है कि लूफी ठीक ना रहे? तभी जिनपे बोलता है कि इस बात की गंभीरता को समझो कि इतने बड़े जाइंट तक को हराया जा चुका है और भाई वहां मरी हुई हालत में पड़ा हुआ लोकी बोलता है हे फिश कौन डिफीट हो गया? मतलब हद है, इतनी वोंडेड हालत में होने के बाद भी बंदे के तेवर देखो भाई। फिर जिनपे सीरियसली बोलता है कि इसमें कोई शक नहीं कि लूफी की हाकी पहले से कमजोर हो गई है। नाउ पैनल शिफ्ट होता है फ्रैंकी पर जो बोलता है कि गनको की आइस पूरी तरह मेल्ट हो गई है। ब्रुक जाकर प्रिंसेस शूरी को गले लगाता है तो फ्रैंकी बोलता है कि अभी इसे इतना हीट अप करने की जल्दी मत करो भाई। हालांकि ब्रुक पूरा कंकाल है तो भाई उसके जिस्म से गर्मी आएगी ही कहां भला। ब्रुक पागलों की तरह पूछता है कि उसके बाद क्या हुआ था, इतने साल पहले क्या हुआ था, ये तुम ही हो ना प्रिंसेस शूरी? फिर पैनल शिफ्ट होता है। हाजुरुद्दीन जर्ड और चॉपर शिप से आ रहे होते हैं और आकर डायरेक्ट लोकी से टकराते हैं। जर्ड को चॉपर अपने मॉन्स्टर पॉइंट वाले फ्लफी बॉल फॉर्म से बचा लेता है। जर्ड लोकी को देखकर बोलते हैं कि उसे तुरंत ठीक करना पड़ेगा क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा वुंडेड है। हाजुरुद्दीन बोलता है कि ओ नो कितना ज्यादा खून बहने लगा है। लोकी अपनी वही एरोगेंट स्टाइल में बोलता है हाँ थोड़ा बहुत तुम्हारी मेहरबानी है, वैसे तुम यहाँ कर क्या रहे हो? इसके बाद हाजुरुद्दीन के दिमाग में एक फ्लैशबैक स्टार्ट होता है जहां ओल्ड जारुल बोलता है कि अगर लड़ना ही है तो जाओ लोकी के पास जाओ, अगर बच्चों को बचा भी लिया तो वो एक टेम्परेरी होगा। तुम्हें क्या लगता है कि एल्बाफ पर रूल करने का डिसीजन रेफरी में बैठे लोगों ने किया है? तब हाजुरुद्दीन पूछता है कि क्या तुम्हें पता है वो कौन है? लोकी बोलता है कि हाँ मुझे पता है और इतना बोलते ही पैनल वापस शिफ्ट होता है इमू और लूफी के फाइट पर। इमू लूफी से बोलता है कि तुम तो हिल भी नहीं सकते, ये जो सॉर्ड है ये लाइफ एनर्जी खींच लेती है, तुम्हें मारने के लिए कितनी तलवारों की जरूरत पड़ेगी? और तभी इमू अपने अंदर का असली जहर उगलता है भाई, मंकी डी लूफी, एक नफरत भरा नाम। यहाँ पर इमू का डी क्लैन के प्रति पूरा हेट शो होता है भाई। इमू आगे बोलता है कि तुम्हारे दो भाई है ना, अलग अलग नाम से, एक को नेवी ने मार दिया, दूसरा रेवोल्यूशनरी आर्मी के बड़े ओहदे पर है। बहुत ही बदतमीज भाइयों का एक ग्रुप है। और ये बोलते ही इमू लूफी के शरीर में अपनी दूसरी तलवार ब्लेड ऑफ द सीज गॉड आर पार कर देता है भाई और लूफी दर्द से चिल्ला उठता है। भाई ये देखकर तो मुझे बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा है ऑनेस्टली स्पीकिंग। नाउ अब दिखाते हैं लूकी का फ्लैशबैक जब वो इमू के बारे में इंफॉर्मेशन देता है और ये बात तब की है जब हैरल्ड मरा था और लूकी काफी गुस्से में अपने बाप का रिवेंज लेना चाहता था। शैंक्स उसे रोकता है और कहता है कि मैं तुम्हारा गुस्सा समझता हूं लेकिन मुझे लगता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट एल्बाफ को कंट्रोल करना चाहती है, इसका मतलब वो एक मैसिव वॉर की तैयारी कर रहे हैं। लोकी बोलता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट वॉर की तैयारी किसके साथ और क्यों, और इससे मेरा क्या लेना देना? उन्होंने मेरे पिता को धोखे से मारा है। शैंक्स पूछता भी है कि भाई तुम फिर किससे बदला लोगे? लोकी बोलता है वर्ल्ड गवर्नमेंट से। तब शैंक्स असली बॉम्ब फोड़ता है कि जिसने हैरल्ड को मैनिपुलेट किया वो किंग ऑफ द वर्ल्ड है। नाउ इतने में ओल्ड जारुल शॉक होकर बोलता है कि शैंक्स तुम्हारा क्या मतलब है? वर्ल्ड गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट ही यही है कि किंग ना हो। लोकी बोलता है फिर तो आसान है, जाकर सीधा उस किंग को मार देता हूँ। पर शैंक्स समझाता है किंग की पावर मेजर करना इम्पॉसिबल है, होली लैंड जाओगे तो इसकी मिस्ट्री में और ज्यादा उलझ जाओगे। तो इतना आसान होता तो अब तक कोई और पता लगा चुका होता और अभी लड़ने का समय नहीं आया है। लोकी चिढ़कर बोलता है कि तुम चुप रहो, मुझे मत बताओ कि क्या करना है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ है, मैं हर चीज को डिस्ट्रॉय कर दूंगा जो मेरे रास्ते में आएगा। प्रेजेंट में लोकी बताता है कि उसने घर छोड़ दिया था, काफी टाइम तक उसे ढूंढता रहा बट कुछ नहीं मिला, तो अगर किंग ऑफ द वर्ल्ड यहाँ है तो इससे बेहतर मौका कहीं नहीं मिलेगा। हाजुरुद्दीन बोलता है कि मुझे भी मौका दो अपने पिता की मौत का बदला लेने का। पर जिन पे बोलता है क्या बेकार की स्टोरी है, अगर कोई सच में किंग ऑफ द वर्ल्ड होता तो 5 एल्डर्स किस लिए हैं?
बाकी इसी बीच रागनीर फिर से गनको को फ्रीज करने के लिए तैयार होता है, पर ब्रूक उसे रोकता है। चॉपर रागनीर की भाषा समझता है तो उसे बोलता है कि यार गनको को इसलिए फ्रीज किया था क्योंकि वो डेंजरस थी। तब ब्रूक गुस्से में बोलता है कि हाँ वो डेंजरस थी, पर मुझे पता है उसे कंट्रोल किया जा रहा था। ये लड़की जो दिखाई दे रही है ना, ये बिल्कुल मेरी बेटी जैसी है। और रॉबिन इतने बोलते कि वाह ये सब काफी इंटरेस्टिंग, और चॉपर को लाइब्रेरी ले जाती है। नाउ पैनल वापस शिफ्ट होता है लूफी और ईमू पर। ईमू एक भयानक कुल्हाड़ी समन करता है जिसका नाम है एक्स ऑफ जियांगटैन और कहता है कि ये स्लैश से ज्यादा डैमेज करेगा। नेक्स्ट पैनल में हम जोरो को देखते हैं जो अपने 3 स्वॉर्ड स्टाइल ड्रैगन डैमिनेशन से अटैक करता है। तब सोमर्स बताता है कि 800 साल पहले जिन 19 किंग्स ने ये दुनिया बनाई थी उन्होंने इक्वालिटी की कसम खाई थी और अपनी स्वॉर्ड्स एम्प्टी थ्रोन के पास जमीन में गाड़ दी थी। सोमर्स जोरो के अटैक को ब्लॉक करते हुए उन 19 वेपन्स का नाम लेता है कि ब्लेड ऑफ क्योस, तोहू, वोहू, नेमेसिस, लॉन्गनेस, स्टिग्मा, मुरामासा। सॉमर्स बोलता है कि ईमू द ग्रेट वन ने अपने ओमेन से उन सभी वेपन्स को वापस बुलाकर उन्हें दिया है। जोरो जमीन पर पड़ा हाँफ रहा होता है और सोचता है कि तो ये पावर है जिसने पूरी दुनिया को जीता था। नेक्स्ट पैनल में सोमर्स के हाथ में शेफर्ड फैमिली की स्वॉर्ड ग्रैम और किलिंगम के पास रिमोशिफी फैमिली की स्पेयर लॉन्गिनेस दिखाई देती है। ना तो फाइनल क्लाइमैक्स, ईमू जियांगटैन एक्स से लूफी पर फेटल अटैक करने ही वाला होता है और कहता है कि तुम्हें फक्र होना चाहिए कि तुम उन वेपन से मरने जा रहे हो जिन्होंने ये दुनिया बनाई है। और तभी गैस वर्ड भाई, ईमू के उस फेटल अटैक को ब्लॉक करने मैदान में एंट्री होती है हमारे लेजेंड स्कॉपर गवान की। भाई क्या इंसेन और सेक्सी पैनल है भाई, डायरेक्ट एक्स वर्सेस एक्स ब्लॉक। भाई गवान की एंट्री ने पूरे चैप्टर को पीक लेवल पर पहुंचा दिया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगले हफ्ते फिर से ब्रेक है क्योंकि इसी के साथ चैप्टर समाप्त होता है। लेकिन यहां तक आने के बाद मुझे एक बहुत बड़ा डर लग रहा है भाई, कहीं आने वाले चैप्टर्स में गवान को कुछ हो ना जाए। मैं पर्सनली चाहता हूं कि गवान यहां से बचे और स्ट्रॉ हैट्स को आगे के वॉर के लिए ट्रेनिंग दे। आपको क्या लगता है भाई, गवान ईमू को रोक पाएगा या वो सेक्रीफाइस हो जाएगा? अपनी सारी थ्योरीज मुझे कमेंट में बताओ और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे लेजेंडरी, पीस आउट।